और NF3 में किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा? तो दोनों की शेप हमारी बनेगी पिरामिडल शेप। ये हम लोग निकालना देखा था केमिकल बॉन्डिंग में। बट डिफरेंस ये है कि NH3 के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगी और नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ जाएगी। ठीक है। लेकिन NF3 के केस में क्या है, उल्टा है। NF3 के केस में हमारे पास नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, और लोन पेयर ऊपर पुल करेगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। तो ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका आएगा, NH3 का या NF3 का? NH3 का। NH3 का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड जा रही, कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। लेकिन NH3 के केस में मान लो कम ज्यादा जो भी, मान लो ऊपर वाला ज्यादा है या नीचे 3 फ्लोरीन का ज्यादा है, जो भी हो, बट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इसमें अब इसका बस ये पता करना ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में देख लो कोई चीज बताई जा रही है। सर ये एटॉमिक डाइपोल और बॉन्ड डाइपोल का क्या मतलब? एटॉमिक डाइपोल का मतलब है कि एटम की तरफ जा रही है। और बॉन्ड डाइपोल? एटॉमिक डाइपोल का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बना हुआ है, तो ये हो गया बॉन्ड डाइपोल, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो ये एटम से पुल कर रहा है, तो एटॉमिक डाइपोल हो गया। ये डिफरेंस है। तो इसका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट वाले का क्या है, 30 का? डी और 30 का डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमने कराया है। इसमें क्या बताया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ जाए, लोन पेयर भी सेम आ जाए, तो क्या देखेंगे, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो बताया था स्मॉल साइज सेंट्रल मेटल हैव लार्ज बॉन्डिंग। तो इसमें हमने इसका ऑर्डर भी लिखवाया ऐसे करके, NH3 PS3 SbH3, आपको नोटबुक में देखना। तो इनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3, सब में एक लोन पेयर ये भी सेम आ रहा है। यानी कि अब साइज किसका, पहले हमने बताया था ये तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आए, तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट बॉन्ड एंगल। फिर दूसरा एग्जांपल बताया था, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाएगा तो क्या देखेंगे, लोन पेयर। उसमें एक पॉइंट लिखवाया था, लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। फिर बताया अगर हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सब सेम आ जाए तब क्या देखेंगे, तो सेंट्रल एटम देखेंगे। तो जिसमें सेंट्रल एटम का साइज स्मॉल होगा उसका बॉन्ड एंगल हायर आएगा। क्लियर? इसका 30 वाले का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 31st का क्या है? ये सर नहीं समझ आ रहा था। अच्छा, 31st वाले में कह रहे हैं कि ऑन चेंजिंग N2 टू N2 प्लस, N2 से N2 प्लस में जा रहा है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एन एन बॉन्ड क्या होगी? तो देखो, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। N2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13। 13 आएगा। N2 प्लस का कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो फिर बताया था बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो N2 और N2 प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 N2 वाला ज्यादा होगा। स्टेबल हो, क्योंकि जिसका बॉन्ड है उसकी स्टेबल। तो अब ये बताओ, एन एन बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी, N2 में या N2 प्लस में? N2 में। N2 में। तो अगर N2 से N2 प्लस में जा रहा है तो बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी। नहीं क्लियर हुआ? सर आवाज कट गई थी बीच अच्छा, ये कह रहे हैं कि N2 से N2 प्लस में जब जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? में। डिक्रीज हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, कह रहे हैं अब इसमें आंसर बताओ क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इसमें इसमें हो जाएगी।
इसमें वो डिक्रीज। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। 16। O2 प्लस में कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2। इसका निकाल लो तो 14 एंड 1 करेंगे। 14 के लिए होता है 3, 1 के लिए होता है 0.5, का आएगा 2.5। बताया था ना 14 वाली ट्रिक। अच्छा, इसका आएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आ रहा है? इसका यानी कि स्टेबिलिटी इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? ये। तो तो ये O2 से 14 O2 वाली प्लस में फिर से जाने बता पर देते बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। ट्रिक में अच्छा, कैसे। तो O2 से O2 प्लस जाने में जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। देखो, जैसे हमें O2 के लिए निकालना है तो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 को 14 के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 14 एंड 2 लिख सकते हैं। यस। 14 के लिए कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 3। एक बॉन्ड के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 0.5, तो दो बॉन्ड के लिए कितना होगा? 1। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा माइनस करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर से देखो, जैसे मान लो हमें O2 प्लस के लिए निकालना है तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 50। 15 इलेक्ट्रॉन। 15 को क्या लिख सकते हैं? 14 एंड 1 लिख सकते हैं। 14 प्लस 1 यस। मतलब 14 एंड 1। 14 के लिए होता है 3, 1 के लिए कितना होता है? 0.5। यहाँ पर हमेशा माइनस करना है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ गया 2 और O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास 2.5। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? O2 वाला। तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी O2 से O2 प्लस में जाने पर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अब तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो बस इसका ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। डिक्रीज। बी हो जाएगा। इंक्रीज। हम्म, यानी कि इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुआ? यस। N2 वाले के लिए डिक्रीज और O2 वाले के लिए इंक्रीज। ठीक है। 32 वाले का क्या है? डी। 32 वाले का डी हो जाएगा। एंगुलर का मतलब वही बेंट। एंगुलर बोले या वी शेप बोले या बेंट बोले, मीनिंग एक है। 33 वाले का क्या है? बी आर। इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है। 34 का क्या है? ये नहीं आ रहा। कह रहे हैं विच इज करेक्ट अबाउट द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एक है पी ऑर्बिटल, एक है एस पी ऑर्बिटल। ठीक, अब ये बताओ पी ऑर्बिटल कैसा होता है? पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है। एस ऑर्बिटल हमारा कुछ ऐसा होता है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये हो गया एस ऑर्बिटल। और अगर एस और पी एक साथ मिला दिए जाए तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। हम्म। ऐसा ही तो आएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि दोनों में से ज्यादा डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन पर ज्यादा डिपेंड कौन करेगा? पी वाला, एस वाला या एस पी वाला? तो जब एस पी बनना है तो एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी ना। तो ओवरलैपिंग के लिए मतलब डायरेक्शन पे मीट डिपेंड करने जा करने रहा का है मतलब कि सर। डायरेक्शन से ही तो। डायरेक्शन पर डिपेंड करने से मतलब ये है कि जैसे कि, जैसे मान लो अभी हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमें H2O बनाना है। इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लास्ट शेल के हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका लास्ट एस में जा रहा है, इसका लास्ट एस और पी में जा रहा है, तो पी वाले से मीट करेगा, तो यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp3 बनता है। sp3 बनने का मतलब है कि एक एस 3 पी से बॉन्ड बना रहा है। ये क्लियर हुआ? जब एस पी के साथ में ओवरलैप करेगा जाकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही तो करेगा जाके, तभी तो ओवरलैप करेगा। हम्म। भाई मान लो हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल इतनी दूर है, क्या ओवरलैपिंग होगी? इतना गैप आ नहीं। रहा है, जब क्लोज होंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगी। जब यस। क्लोज अप्रोक्सीमिटी में आएंगे तभी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। तो क्लोज अप्रोक्सीमिटी में कब आएंगे? जब किसी सेम डायरेक्शन में जाए, मतलब या तो दोनों अच्छा। एक्स एक्सिस हो, या तो दोनों वाई एक्सिस हो, या तो दोनों जेड एक्सिस पे होंगे। ऐसा हम्म। तो होगा नहीं कि, जैसे मान लो हम दो पी की बात करें, दो पी ऑर्बिटल ले लें, एक पी ऑर्बिटल हमारा ये एक्स एक्सिस का, दूसरा पी ऑर्बिटल हम, क्या इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। नहीं हो। पी एक्स की होगी, पी वाई की होगी, पी जेड की होगी। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए तभी वो ओवरलैपिंग करेगा। तो सबसे ज्यादा डायरेक्शन पर कौन सा वाला ऑर्बिटल डिपेंड करेगा? इंडिविजुअल एस, इंडिविजुअल पी या एस पी?
sp ज्यादा डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ ना, क्योंकि इसमें दो, p में तो p के ही ऑर्बिटल है, s में केवल s के, लेकिन इसमें s और p के ऑर्बिटल, तो s के ऑर्बिटल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही जाके ओवरलैपिंग करनी होगी, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका बी वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ। और बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला क्वेश्चन उसमें एनडीए में पूछा गया था कि विच इज डायरेक्शनल बॉन्ड, तो कोवेलेंट वाला डायरेक्शनल होता है और आयनिक वाला नॉन डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होगा, डायरेक्शनल। और आयनिक, आयनिक में कोई बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक में बस ये होता है कि पॉजिटिव के अराउंड में निगेटिव वाले होंगे, निगेटिव के अराउंड में पॉजिटिव वाले एकोमोडेट हो जाएंगे जाकर के, कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनता है वहां पर। ठीक है। लेकिन कोवेलेंट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। अब ओवरलैपिंग एस एस के बीच में हो सकती है, या पी पी के बीच में हो सकती है, या एस और पी के बीच में हो सकती है। तो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड है। डिफरेंस क्लियर हुआ। यस। ठीक है। आयनिक में देखो, अगर ये पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव जो है अपने अराउंड में निगेटिव वाले से घिरा हुआ है इस तरीके से। अगर निगेटिव वाले की बात करें तो पॉजिटिव वाले से घिरा, तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, बस एकोमोडेशन हो जाता है चारों तरफ से। ठीक है। 35 का आंसर क्या है। ये नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं Pb4+ इज लेस स्टेबल देन SN4, इट इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, देखो क्या होता है। कोई भी एक ग्रुप बताओ जिसके सभी एलिमेंट मालूम हो आपको। जैसे मान लो हम ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 में क्या आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मथ। बिस्मिथ, ये आता है। यस। इसके लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और 2p3। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, इसमें लास्ट में आएगा 3s2 3p3। फिर ऐसे ही बस s2p3 तो बना रहेगा, बाकी इसमें 4 लग जाएगा, यहाँ 5 लग जाएगा, यहाँ 6 लग जाएगा। ठीक। इसमें आएगा s2p3, यहाँ आएगा s2, ये भी p3, ये आएगा s2p3। ये चीज समझ में आई। यस। तो जब साइज छोटा होता है, जैसे मान लो घर है, बहुत छोटा घर है, तो जितने मेंबर घर के सब एक ही आस पास ही रहेंगे। मान लो किसी का 2 BHK का फ्लैट है और घर में 5 मेंबर है, तो सब आस पास ही तो रहेंगे। यस। ठीक। लेकिन मान लो अगर किसी का 3 BHK का है तो घर में 5 मेंबर है, तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे। मान लो किसी का बंगलो है तो उसमें क्या अलग अलग इंडिविजुअल एक कमरे में एक बंदा रहेगा। तो वैसे ही यहाँ जब साइज स्मॉल है, जैसे नाइट्रोजन साइज स्मॉल है, तो एस और पी ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस कम होगी। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा तो एस और पी के बीच का गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। यस। तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब एस और पी के बीच का गैप कम है, तब क्या होगा, जिस एनर्जी पे पी से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा उसी सेम एनर्जी से एस का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा सेम एनर्जी से। जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड है 4 बाग में रहता है, दूसरा भी 4 बाग में रहता है, तो आप मिलने जाओगे तो दूसरे से भी मिल लोगे कि आस ही पास है। ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रेंड रहता है आपका आलमबाग में रहता है और दूसरा फ्रेंड आपका रहता है परिवर्तन चौक में, तो ज्यादा डिस्टेंस है, तो एक से ही एक बार में मिल पाओगे। तो वैसे ही यहाँ कह रहा है जब साइज स्मॉल है तो एस और पी के बीच का गैप कम है, तो जिस एनर्जी पे पी का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेम एनर्जी पे एस का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जब एस और पी के बीच का गैप बढ़ जाएगा तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करने का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मतलब सेम एनर्जी पे एस और पी दोनों बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अगर एस करेगा तो पी नहीं करेगा, पी करेगा तो एस नहीं करेगा। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक। तो देखो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास अगर हमारे पास 5 लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो नीचे वाले होंगे उस वो 2 कम पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 3 पार्ट केवल पी वाला ही तो करेगा, एस वाला क्या करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि पी में एनर्जी कम लगेगी, बाहर की तरफ एस में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो उतनी एनर्जी नहीं देगा, वो कम से ही बॉन्डिंग कर लेगा। नहीं क्लियर यस हुआ। क्लियर। जिस एनर्जी पे पी से, मान लो पी से बॉन्डिंग करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और एस को भी अगर पार्टिसिपेट करता तो इसके लिए 50 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा, पी से बॉन्डिंग करके 3 बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लग रही है।
और स्टेबल का मतलब क्या होता है? मोर स्टेबल लेस एनर्जी। अगर वो पहले एनर्जी ज्यादा लगाएगा तो स्टेबल कहाँ हो पाएगा? स्टेबिलिटी का Yes. मतलब क्या होता है? मोर स्टेबल लेस एनर्जी, और यहाँ तो एनर्जी ज्यादा लग रही है, तो एस वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ओवरऑल कहानी का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले लें हम लोग, चाहे 13 से लेकर के 17 तक कोई भी ग्रुप ले लें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लें, तो ऊपर वाले की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें से नीचे वाले की दो कम होती है, क्योंकि उसमें एस वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर? Yes. ऊपर वाले की जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नीचे वाले की उससे दो कम होगी। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन अगर अपने राउंड में 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो लेड कितने बॉन्ड में स्टेबल हो जाएगा? 2 में ही स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एस वाले को अगर इंक्लूड करेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. When atomic size increases, then the gap between s and p orbital also increases. So s orbital can't participate in bonding. This effect called inert pair effect. ये सिंपल ऐसे समझो कि जब s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ना करे बॉन्डिंग में, तो उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जितने भी ग्रुप हमारे पास 13 से लेकर 17 तक हैं, उनका जो लास्ट एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो पहला वाला एलिमेंट होगा उससे 2 कम आएगी, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया? Yes. तो इसलिए इसका पूरे का आंसर जो हमारा आ जाएगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाएगा। कह रहा है PB4 लेस इफेक्टिव। PB4 कह रहा है कि लेस स्टेबल है देन SN4 प्लस, क्योंकि दोनों ग्रुप 15 के हैं, तो PB तो 2 में स्टेबल होगा ना, 4 में स्टेबल होने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? Yes. और यहाँ ऐसा नहीं कि PBSN की ही बात करें, यहाँ नाइट्रोजन फैमिली की भी बात कर सकते हैं। वो ये बोल सकते थे कि बिस्मिथ जो है वो 5 प्लस लेस स्टेबल है SB 5 प्लस से, तो यहाँ क्या लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि बिस्मिथ +3 में स्टेबल होगा। क्लियर? Yes, sir. ये वैसे टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट का है, बट यहाँ पूछ लिया गया है। ठीक है, 36 का आंसर क्या है? A. 36 वाले के लिए तुमने डायरेक्ट ट्रिक बताई है आपको। इसके लिए तुमने जब पहले क्वेश्चन कराए तो उसमें डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको A ही कि तो होगा। O2 2 माइनस वाला जो है वो केवल डायामैग्नेटिक होता है। O2 2 माइनस वाला, O2 2 माइनस हाँ. डायामैग्नेटिक है, बाकी जितने O2 होते हैं सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2 प्लस। तो O2 प्लस क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 से ज्यादा आएगा। O2 का बॉन्ड अच्छा. ऑर्डर 2 आएगा, O2 पे कितना आएगा? 2.5 आएगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अच्छा, तो इसका ठीक बी है. वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक. ठीक है, 37 का क्या है? ये नहीं आ रहा. सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कैटायन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अच्छा. कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन अपने अणु में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ही तो बनाएगा, तो CH4 स्टेबल होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो ऑक्सीजन अपने अराउंड में 2 ही बॉन्ड हम्म. बनाएगा, तो H2O बनाएगा। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो फ्लोरीन अपने अराउंड में 1 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन अमोनिया भी बनाता है और अमोनियम भी बनाता है, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 37 का। और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनिक बॉन्डिंग, तो वहां देखेंगे। तो इस वजह से NH4 प्लस जो है इन सब में से ज्यादा, ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल है, इनके कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये हमने आपको एक टेबल दी थी हाइपोएलिस एसिड की, बहुत पहले, आपको याद होगी। उसी यस से सर. क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है 38 का? किया नहीं सर. 38 का सी आंसर है। हमने बताया था अपने पास है HClO, HClO3, HClO, फिर HClO3, फिर HClO4। टेबल देखना आपके पास होगी, हमने दी थी स्टार्टिंग में ही। यस सर. तो बताया था ये एसिडिक ऑर्डर होता है, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है वो मोर एसिडिक होगा। अब अगर इनमें सब में से हाइड्रोजन हटा दिए जाए, तो जिसके पास हाइड्रो ऑक्सीजन ज्यादा है उसकी हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगी।
ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी वाला करेक्ट आंसर है। हाइपोहेलिस एसिड में मैक्सिमम मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोर एसिडिक। ठीक है, अगर उसमें यस पूछ सर। रहा है, जैसे यहाँ ऑर्डर पूछा गया, उसने क्या ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ भी वही चीज है कि जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। स्ट्रक्चर में क्या बताया था, HClO4 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, अगर कुछ इस टाइप से बनाते थे, ये बना रहे हैं तो डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। और अगर हम HClO के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड, उससे कम डबल बॉन्ड, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, तो ये खैर ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने IUPAC के भी आपको क्वेश्चन शायद दिए थे। वो तो डिस्कस हो गया। अच्छा, हो गए थे, ठीक है। आपको जो 6 तारीख को टेस्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, बस सर इसमें तो यही आ रहा है। उसके बाद वाले एक ही में आ रहा है, ठीक एस है। तो ब्लॉक इसके वगैरह आ रहा है 16 वो कब तारीख है, को। 16 तारीख को। चलो ठीक है, तो अभी 6 वाला दे लो, उसके बाद हम एस ब्लॉक स्टार्ट। एस ब्लॉक केवल है कि एस और पी आ रहा है। एक मिनट रुपये सर बताओ। हम्म, इसमें सर केमिकल इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक और अच्छा बस एस ब्लॉक ही आ रहा है, 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम और एस ब्लॉक, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम और ग्रुप 1 ग्रुप 2 आ हाँ रहा है। हाँ। चलो ठीक, हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे 6 तारीख से, या उसके पहले ही स्टार्ट कर देंगे केमिकल बॉन्डिंग के। अभी ये क्वेश्चन हम्म। फिनिश करो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट। कल आपका केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा, ठीक। ठीक है। तो टेस्ट ऐसे होगा, क्वेश्चन का तुरंत आप आंसर बताना, नए क्वेश्चन होंगे, तुरंत आंसर बताना, जो गलत हो उसको तुरंत हम करेक्ट करते जाएंगे, रीजन दे देते जाएंगे साथ में, तो उसे पता चलेगा आप कितने करेक्ट कर रहे हो, कितने रॉन्ग कर रहे हो। तो जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको केमिकल बॉन्डिंग की, लास्ट टाइम भी कराए थे जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे प्रीवियस ईयर, तो वो सेव होंगे आपके पास मेल में, आंसर्स उनके नोटबुक में लिखे होंगे आपके, तो वो सब क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है। तो सर कल हम वो केमिकल बॉन्डिंग का आपका एक स्पीड टेस्ट लेंगे। हाँ, चैप्टर सर बचा था अभी, अल्कोहल फिनॉल। अब बट ये टेस्ट लगा है तो फिर इस वजह से उसको भी बंद कर दिया है ठीक है। कि अल्कोहल कंटिन्यू कर दें। अल्कोहल में अल्कोहल फिनॉल करा दिया था ना। थोड़े से वो क्वेश्चन नहीं थे बीच में, बाद में, ईथर के पहले वहां तक करा दीजिए, उसके बाद अच्छा ईथर बाद में करा दीजिए, तो खत्म ही हो ठीक है, जाए तो हम उसको कल फिनॉल स्टार्ट का। कर दें। हाँ ठीक है, तो उसमें हमें ये बताना उससे देख करके PDF से कि किस पेज नंबर तक हमने डिस्कस कर दिया था 16 तक, अल्कोहल। 16 का करना है पेज डिस्कस। 16, 16 से करना, ठीक है। तो हाँ उसको कल खत्म हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं है, ठीक। वो कल फिनिश हो जाएगा। उसको खत्म करके फिर ईथर हम बाद में कर देंगे, इधर आ जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में और इस ब्लॉक में। यस। ठीक है, आज आप अभी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करो, जितने क्वेश्चन आपके पास हैं, हमने जितने मेल किए हैं वो सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक। तो कल हम वो क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन आपको कराएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन, और अल्कोहल कंटिन्यू कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे अल्कोहल। कल तक आप इतना काम